हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल आल एग्जाम पाठशाला पे। आप आज आप लोग किसी को देख रहे होंगे, इनको तो आप लोग बहुत जानते भी होंगे, जितने भी टेक्निकल वाले बच्चे हैं बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि जैसा कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा सर वायरल हो गए थे। और आज सर के बारे में, जो सर का स्ट्रगल, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोग का डिमांड भी था कि जो सर इतना स्ट्रगल करके अपनी जॉब छोड़ के इस चीज़ को क्यों चूज़ किया है। तो हाँ, बहुत से क्वेश्चन आपके हैं, हर एक क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया जाएगा। तो सर हम लोग स्टार्ट करें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक बार सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं आल एग्जाम पाठशाला के, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको जल्द से जल्द सफलता मिले और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सर मेरा पहला क्वेश्चन है, मेरा नहीं बच्चों का पहला क्वेश्चन है कि सर आपने जॉब क्यों छोड़ा है, और दूसरा रीजन सर जॉब छोड़ने के बाद सर आप यूट्यूब पे आने का आइडिया कहाँ से लगा? बेसिकली देखिए, बेसिकली मैं थर्मल पावर प्लांट में मैं जॉब करता था झांसी में, और वहाँ पर अभी भी मेरी जॉब चल ही रही है, और मैं कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज था, और कई सारे मैंने एग्जामिनेशंस भी दिए, जैसे यूपीपीसीएल मैंने दिया और मैंने यूपी आर्वेनल दिया, जिसमें मुझे सफलता मिली। लेकिन एट द लास्ट जो है किसी कारण बस मैं रह जाया करता था। एसएससी जेई प्री में क्वालिफाई किया हूँ, और 2019 में, जैसा कि आपको पता ही है सर। तो दूसरी बात ये थी कि अभी मैंने उसको छोड़ा नहीं था, कंप्लीटली छोड़ा नहीं है। और बेसिकली यूट्यूब पर आने का जो मेन हमारा रीजन था वो ये था कि ये जो प्लेस है इलाहाबाद, यही मेन कारण बना था। इलाहाबाद में मैंने ये देखा कि जो तैयारी हो रही है, बच्चों को जिस प्रकार से तैयारी कराया जा रहा है सर, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उतनी बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी नहीं हो पा रही है बच्चों की, और बच्चे कहीं ना कहीं लैग कर जा रहे हैं अपने प्रिपरेशन में। तो हमने नए कंटेंट को लेकर के, जो नया कंटेंट अब आजकल मार्केट में चल रहा है, उस कंटेंट को लेकर के हम अब उतरे हुए हैं इस मार्केट में, ताकि बच्चों को एक नया कंटेंट मिले, क्योंकि पेपर अब आजकल नए कंटेंट पर फ्रेम हो रहा है। तो उसी को लेकर के हम यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे यूट्यूब पर आने का सिर्फ यही मतलब था, क्योंकि कोचिंग्स तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, बहुत सारी ऑफलाइन क्लासेस हैं, लेकिन जो नए कंटेंट हैं वो बच्चों तक पहुंच सके, जिससे कि उनका सिलेक्शन हो सके, उसको लेकर के हम यूट्यूब पे आए थे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यूट्यूब पे किस तरीके से आएगा। दूसरा सर क्वेश्चन आप कहिए कि सर जैसे आपके प्रेजेंट टाइम में सर 12,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो सर टेक्निकल में ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि सर आपका एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो इस फील्ड के बच्चों को कनेक्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सर ये सब्सक्राइबर जो आपके यहाँ से यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उसका जर्नी कैसा रहा? बेसिकली देखिए, सबसे पहले तो 0 सब्सक्राइबर से आप उसके जीते जागते गवाह हैं। हम लोग मित्र भी हैं एक अच्छे, और हमने 0 से स्टार्ट किया था। ये जर्नी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी और बहुत ही उतार चढ़ाव भी थी। इसी मोबाइल फ़ोन से, ये जो आप देख पा रहे हो आपके सामने जो दिख पा रहा है, इसी मोबाइल फ़ोन से मैं वीडियो को कभी बनाया करता था, कभी मैं शॉर्ट्स बनाया करता था और बच्चों तक पहुंचाया करता था। ग्रुप्स में बनाया। सबसे पहले मैं डाउट सॉल्व किया करता था। जैसे ग्रुप था तो ग्रुप बना के व्हाट्सएप में डाउट सॉल्व कर दिया। कोई क्वेश्चन बच्चा भेजता था उस टाइम पे 2018-19 के टाइम पे, तो मैं क्या करता था, सबसे पहले उस क्वेश्चन का जवाब दे दिया करता था। और धीरे धीरे ऐसे करते करते क्या हुआ कि अपनी स्ट्रेटजी बनी, और उसके बाद से धीरे धीरे अपने लेक्चर को डिलीवर्ड करना स्टार्ट किए, कंटेंट डिलीवर्ड स्टार्ट किए। हालांकि बहुत स्ट्रगल आए बीच में, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा बीच में, बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यूट्यूब पे भी उतार और चढ़ाव देखने को भी मिले। अभी ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सक्सेस पा चुका हूँ, लेकिन बात यह है कि अभी भी जितना भी 12,000 के आसपास जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे इंजीनियर्स ओशियन एकेडमी पे, 3,500 के आसपास हमारे ओशियन पाठशाला, जिस पर ITI के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करते हैं भारत के हर एक कोने से। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक स्पेसिफिक ब्रांच को रिप्रेजेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब हमारे यहाँ ब्रांचेस नहीं हैं अवेलेबल, लेकिन अप्रैल से मेरी कोशिश रहेगी कि ये ब्रांचेस भी आ जाएं। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, कभी व्यूज नहीं आया करते थे, लोगों से मोबाइल ले लेके मैं सब्सक्राइब करवाया करता था। स्टार्टिंग में इनिशिएटिव में शेयर करता था। लोग पहले बहुत गालियां भी देते थे, कई सारे ऐसे लोग जो हुआ करते थे निगेटिव माइंड वाले की अरे चलो ये यूट्यूब चला रहा है, ये दुकान ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, ये है वो है। 1-2 हजार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत से लोगों का सपोर्ट भी मिला है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग सपोर्ट किए, बहुत से बच्चों का सपोर्ट मिला, बहुत से बच्चों का प्यार मिला। बच्चों के लिए बेसिकली ये जो जर्नी है 12,000 की, वो सिर्फ डेडिकेटेड हमारे बच्चों को है, उनको डेडिकेटेड है, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, और
क्योंकि मेरा भी जो था, मैं मन से दिल से सिर्फ बच्चों के लिए काम करता हूं और फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूं। और मुझे इसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है, बच्चे जानते ही हैं कि कितना मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने क्या क्या किया है। लखनऊ में जाकर के 1 हफ्ते आप लोगों के लिए स्ट्राइक किया, बहुत सारी चीजें हुई जो निकल करके सामने आई। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि छोड़ देना चाहिए, घर वाले भी बोलते थे कि यूट्यूब वगैरह क्या कर रहे हो, लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना है, एक बेहतरीन कंटेंट देना है यूट्यूब पर, जेन्युइन कंटेंट देना है जो अभी तक नहीं है। और शायद से मैं भारत का पहला ऐसा टीचर हूं जो यूपी पीसीएल और यूपी आरवीएनएल में नए कंटेंट यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हूं सर। कंटेंट के मायने में तो आप लोग को, अगर आप लोग जो नहीं जानते होंगे, अगर कोई आपके भाई बहन डिप्लोमा से तैयारी करना चाहते हैं, जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, एक बार सर के चैनल पर विजिट करिएगा। उनके कंटेंट के लिए ही फेमस है। जो कंटेंट ये देते हैं उस तरीके का कंटेंट आपको किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो पेड बैच में मिलेगा, वो भी उस तरीके का नहीं रहेगा जिस तरीके सर के पास फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। तो इस चीज को अगर जो लोग देखना चाहते हो देख सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए सर कोई स्टूडेंट अभी जस्ट डिप्लोमा किया है और वो जेईई की तैयारी करना चाहता है, तो उसको किस किस पॉइंट को ध्यान देना पड़ेगा और उसको कौन से मतलब किस तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि उसकी सफलता मतलब जल्द से जल्द मिल जाए? बेसिकली सबसे पहले अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, मैं 2 पॉइंट पर बात यहां पे करना चाहूंगा सर। एक तो बच्चे ये होते हैं जो डिप्लोमा परसुइंग में हैं, यानी कि जिनका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में होंगे, आपका सेमेस्टर चल रहा होगा, या फिर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पास आउट हो गए होंगे और जा करके प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं इसको 2 पार्ट में देखता हूं। पहला मैं पार्ट करूंगा वो बच्चे जो सेमेस्टर एग्जाम में देते हुए जेईई की प्रिपरेशन को कर रहे हैं, सेमेस्टर का एग्जाम भी वो दे रहे हैं और जेईई की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, आइदर दे आर इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और इन थर्ड ईयर, नो मैटर। तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप यूपी बीटी यूपी से अगर आप रजिस्टर्ड हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जो सब्जेक्ट है ना सेमेस्टर के, जो सार्थक पब्लिकेशन आप पढ़ते हो, जो भी आपकी बुक आपकी आती है, एशियन पब्लिकेशन की जो बुक आप पढ़ते हो, उस बुक को एकदम बिल्कुल थियरी को आप लाइन वाइज लाइन पढ़ो। आप किसी टीचर्स को ये मत देखो कि यूट्यूब पे वो ऑब्जेक्टिव करा रहा है तो हम जाकर के उसका ऑब्जेक्टिव सेशन देखने लगे। आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपको समझ में आएंगी नहीं चीजें और आप बहुत नीचे चले जाओगे। अगर आपकी थियरी क्लियर हो गई ना तो फिर आप पूरा ऑब्जेक्टिव कर जाओगे। मेरी बात को एक बार ध्यान रखना आज कि जितना भी जेईई का एग्जाम हो रहा है आजकल के समय में, आज के टाइम में, उन सभी जेईई के एग्जामिनेशन में मेरे प्यारे छात्रों, आपका सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा को जो सेमेस्टर का सिलेबस है वही आपका पूछा जा रहा है, चाहे यूपी पीसीएल हो चाहे यूपी आरबीएनएल हो। खैर यूपी पीसीएल तो पूरे भारत के बच्चे उसकी तैयारी करते हैं, उसकी बात ही अलग है, जज्बाही अलग है, जुनून ही अलग है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं वो भैया आप केवल अपनी सेमेस्टर की किताब को लाइन बाय लाइन पढ़िए। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं, वो बच्चे जो पास आउट हो चुके हैं, जो तैयारी करने जा रहे हैं, देखो जब तुम पास आउट हो जाते हो ना तो तुम्हारा दिमाग इतना डेवलप हो जाता है कि तुम सोचते हो कि क्या गलत है क्या सही है, तुम ये सारी चीजें सोच सकते हो यार। अब तुम जाओगे मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो कि हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या सही है। अब तुम जब मार्केट में जाओगे तो जैसे मैं प्रयागराज की बात करूं, अभी मैं प्रयागराज में बैठा हूं, अब इंटरव्यू प्रयागराज में ही है, सर ने बोला था यहां पे कंडक्ट हो रहा है। तो प्रयागराज में देखो नंबर ऑफ कोचिंग सेंटर्स हैं, बहुत से आपको कोचिंग सेंटर मिलेंगे। सलोरी में आप चले जाइए, फिर सिविल लाइन में आप चले जाइए, कहीं पर भी आप यहां पर चले जाओगे आपको नंबर्स ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलेंगे। लेकिन एक चीज अपने दिमाग में रखना, बैक ऑफ माइंड में, अगर आप तैयारी कर रहे हो ना जेईई की, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर अपने दिमाग में होना चाहिए कि भैया जो प्रीवियस ईयर का पेपर का पैटर्न था वो किस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो आप देखोगे ना तो आपको यही दिखेगा कि पेपर हर साल नया पैटर्न चेंज हो रहा है। और तुम ये देखो कि जो टीचर तुमको पढ़ा रहा है वो टीचर मॉडिफाइड है कि नहीं है, जो कंटेंट है उस कंटेंट के साथ मॉडिफाइड है टीचर कि नहीं है। अगर मॉडिफाइड है तो ठीक है, वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर आप उसको कोचिंग को गाइड करिए। हाँ, ये मैं कहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करना है, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। हाँ, थियरी आपको पढ़ना पड़ेगा, थियरी जहां पर भी मिले नए कंटेंट के साथ वहां पर आप पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमारे पास आकर के पढ़िए, कहीं पर भी आप पढ़िए, लेकिन आप अपनी थियरी क्लियर कर रहेंगे तो आपका जेईई का एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। सर तो जैसा कि हम लोग को पता है और आपको भी पता होगा और काफी बच्चों को भी पता होगा कि सर जेईई में काफी आपने सिलेक्शन दिया है, यूपीसीएल टी2 में काफी सिलेक्शन दिया है। तो सर अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि वो सोशल मीडिया से दूर रह के किसी बुक का हेल्प लेके या सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन लेना चाहता है, तो क्या वो सिलेक्शन ले सकता है? देखिए, मैं अपनी बात करूं तो हमारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो ओपन होती है 2021 लास्ट 2022 में, 2022 में हम शुरुआत करते हैं और आज तक अभी तक जो हमारे यहाँ से सिलेक्शंस हो चुके हैं एई जेईई और टीजी2 को मिला करके, हालांकि एई की प्रिपरेशंस मैं अभी नहीं कराता था, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन कुछ बच्चे जो थे
जेई के कंटेंट को ही पढ़ करके एई का भी एग्जाम निकाले हैं सर हमारे यहाँ से। तो एई का एग्जाम निकाले हैं यूपी आरवेनल में, उत्पादन में एई का जो पेपर होता है उसमें से 2 बच्चों का मेरा सिलेक्शन होता है। अभी तक हमारे इंस्टीट्यूट से टोटल 200 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, एई जेई और टीजी2 मिला के। हाँ, सारी चीजें मिला करके उसमें से मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो जेई के हैं, क्योंकि हमारा जो फोकस था वो जेई पर था। अब अपन एई और गेट की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ से सिलेक्शन जो है, देखिए हम इसलिए जाने जाते हैं कि अगर आप हमसे जुड़े हो, हालांकि कम बच्चे हमारे साथ जुड़े होते हैं, पढ़ाई भी कम करते हैं, मैक्सिमम बच्चे उतने नहीं जुड़ पाते हैं, बल्क में भीड़ नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी जितने जुड़े हुए हैं उसका जो परसेंटेज सिलेक्शन है वो मैक्सिमम होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं आप सभी लोगों को, जो लोग भी तैयारी कर रहे हो अपनी, वो आप सिर्फ एक चीज याद रखो कि आपका आउटपुट सही आना चाहिए। और आउटपुट के लिए हम यहां पर लगे हुए हैं। कथित रूप से मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुत सी कोचिंग्स हैं, बहुत सी एग्जामिनेशंस होते हैं, आपको तैयारी करना कहां से स्टार्ट करना है, तो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पहले उस बेसिक को समझो कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, लिमिटेशन क्या है। जब जान जाओगे लिमिटेशन, स्ट्रेंथ, तो फिर एट लास्ट तुम उसकी तैयारी कर पाओगे अच्छे तरीके से। तो हमारे यहाँ से सिलेक्शंस हुए हैं और लगातार हो रहे हैं। एनसीएल में भी मैंने बहुत अच्छा किया, आपने देखा ही होगा। एनसीएल का जो एग्जामिनेशंस था, बहुत से बच्चों ने प्यार दिया, बहुत से बच्चे क्लासेस को वॉच किए, देखे और अपने एग्जाम को अच्छा किया। रिव्यू भी अच्छा रहा सर। कोई बुक के बारे में, जैसे बुक के, हाँ, बुक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, किसी भी बुक को आप मत पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ अपने सेमेस्टर की बुक को पढ़िए। सेमेस्टर की बुक का मतलब एसीन या सार्थक मैं आपको यहां पे कह सकता हूं। देखो, गलतियां हर एक किताब में होती हैं, कोई भी ऐसा राइटर नहीं है जो दूध का धुला हो, कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो दूध की धुली हो, परफेक्ट हो 100%। हर एक आइडियल केस होता है जो हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन भाई देखो, आइडियल केस नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप अपने सेमेस्टर की बुक को ढंग से पढ़ लीजिए। आपको सार्थक एशियन पब्लिकेशन की जो सेमेस्टर की किताब है वही पढ़ना है बस। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो भी बुक मिल पाती है आपके मार्केट में, सेकंड हैंड, आइदर फर्स्ट हैंड, बहुत से बच्चों के पास पैसा भी नहीं होता है तैयारी के टाइम में, तो आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि फर्स्ट हैंड, आप सेकंड हैंड बुक भी परचेज कर सकते हो, प्रीवियस ईयर जिसमें दिया हो। जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप पीसीएल की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप आरवीएनएल की तैयारी कर रहे हो, तो आप देखो कि टीसीएस इनका एग्जाम ले रही है, तो टीसीएस ने कौन कौन से पेपर को फ्रेम किया है प्रीवियस ईयर में, कौन कौन से पेपर्स में टीसीएस ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कौन कौन सी एग्जामिनेशन को लिए हैं। तो आपने टीसीएस के एग्जाम के पैटर्न पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तो कोई भी आप उसके लिए बुक ले सकते हो। जैसे यूथ वगैरह भी आती है, आप उसको ले सकते हो। मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं करूंगा, नहीं तो आप कहोगे कि प्रमोशन कर रहा है। मैं वहां पर यूथ की बात नहीं कर रहा हूं, किसी बुक की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये कि हाँ, आप ले सकते हो कोई भी, लेकिन आपको थियरी जरूर से पढ़नी है। थियरी के बाद ये काम है, ये एक्स्ट्रा में मैंने आपको बताया। थियरी के लिए आपको सार्थक एशियन वगैरह की जो भी बुक आती है यूपी में, वो आप पढ़ सकते हो। जैसे जो बिहार के हमारे बच्चे हैं, जो महाराष्ट्र गए हैं, जो अदर स्टेट के हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आपके सेमेस्टर में बुक चल रही है मेरे भाई, आप उस किताब को थियरी खाली पढ़ जाओ, आपका जेईई में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है सर। ठीक सर। तो सर, जैसा कि अगर मान के चलिए कोई काफी स्टूडेंट आपसे कनेक्टेड हैं, अगर सर बात मान के चलिए कि अगर कोई स्टूडेंट आपसे क्लास, आपका पेड बैच लिया हुआ है, चाहे यूट्यूब पे फ्री पढ़ रहा है, तो उसके अलावा उसको क्या चीज करना चाहिए कि ताकि उसका सिलेक्शन और सही से हो जाए कंटेंट पढ़ने के बाद से आपके? ओके, देखिए, बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरी यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं वो क्लासेस लोगों की पेड में भी नहीं चलती होंगी। यानी वन ऑफ द बेहतरीन क्लास जिसको कह सकते हो आप, वो यूट्यूब पर मैं अवेलेबल कराता हूं। मेरे पास 2 कैटेगरी के बच्चे हैं। एक तो मैं 599 रुपए में 1 साल पढ़ाता हूं सर। अगर 599 का आप बैच ले पा रहे हो तो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं है तो आप हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़ सकते हो, सेम कंटेंट आपका यूट्यूब पे रिवील किया जाता है। दूसरी बात, अगर आप मेरे 599 वाले बैच से जुड़ते हो, जैसे कि यूनिवर्सल सिलेक्शन बैच है मेरा, ऑल ओवर इंडिया लेवल के एजेई पेपर को कैप्चर करता है, तो इफ यू आर कनेक्टेड विद यूनिवर्सल सिलेक्शन बैच, देन देयर इज नो नीड टू रीड एनी सप्लीमेंट्री बुक फॉर द जेईई और एग्जामिनेशंस। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप यूनिवर्सल सिलेक्शन बैच में जुड़ जाते हो, तो उसमें देखो मेरा क्या होता है ना, कि मैं 10 किताब को पढ़ करके एक कथित कंटेंट तैयार करता हूं, समराइज तैयार करता हूं, समरी तैयार करके आपको मैं दे पाता हूं, आप तक डिलीवर्ड करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी किताब को छपवा दिया, नहीं। मैं वीके मेहता भी पढ़ता हूं, आर के राजपूत भी पढ़ता हूं, जेबी गुप्ता जी को भी पढ़ता हूं, सार्थक भी पढ़ता हूं, एशियन भी पढ़ता हूं, यूथ भी पढ़ता हूं। जितनी भी किताबें सबको पढ़ करके जो एक्चुअल कंटेंट है वो आपके सामने पेश किया जाता है, और कुछ हमारा भी दिमाग उसमें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके टीचर को भी अपडेट होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर टीचर भी अपडेट हो। मैंने अपने आप को अपडेट किया, हर बार मैं अपडेट करता रहता हूं, आपसे कहने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते होंगे। तो आपको किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर
enrolled in यूनिवर्सल सिलेक्शन बैच और सफल बैच। सफल बैच यूपीपीसीएल जेई, यूपीआर फाइनल जेई के लिए है, और यूनिवर्सल सिलेक्शन बैच जो है सर ऑल ओवर इंडिया एई जेई एग्जामिनेशंस के लिए है। तो अगर कोई बच्चा हमारा बैच पढ़ रहा है, एप्लीकेशन पे पढ़ रहा है, पेड एप्लीकेशन पे, पेड बैच पे, जिसमें मैं 599 में 1 अप्रैल से 1 साल की तैयारी में करवाऊंगा, उस बच्चे को भारत में किसी भी किताब को लेकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सभी किताबों का, सभी कंटेंट का निचोड़ होगा। क्योंकि जैसा कि आप जैसे मान के चलिए अगर किसी को अच्छा कंटेंट देना है तो बहुत सी बुक का स्टडी करना ही पड़ेगा। स्टडी करने के बाद से उसको समराइज करके फिर वो ओवरऑल उसका रिजल्ट दे देगा। तो इस चीज का आप लोग समझ गए हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सर एक क्वेश्चन और है कि अगर कोई बच्चा मीडियम का कितना इफेक्ट पड़ता है प्रिपरेशन टाइम में, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, और कोई स्टूडेंट मीडियम से क्या करता है कि अगर मैं इस मीडियम से मुझे दिक्कत होती है, तो क्या मीडियम का वाकई प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बेसिकली देखिए, मीडियम का प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ता है। जैसे कि क्या है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, आप देखे होंगे कि जैसे आजकल के टाइम में, मैं थोड़ा सा डिप्लोमा से ऊपर में जाऊं बीटेक में, तो अब आजकल जो बच्चा बीटेक कर रहा है, ग्रेजुएशन जिसको आप कहते हो, ग्रेजुएट हुआ है, तो वो सीजीएल वगैरह की तैयारी करता है और उसमें बीट करके वो आगे भी निकल जाता है। आपने देखा होगा बच्चे आईआईटी में जो है वो आईआईटी में बीटेक कर, आईआईटी का मतलब बीटेक ही होता है 4 साल का, बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक कराती है। एनआईटी से पढ़ा हुआ जो बच्चा है वो सीजीएल का फॉर्म अप्लाई करता है और सीजीएल में बन जाता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ठीक है, तो कहने सीबीआई इंस्पेक्टर बन जाता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाता है, वाट एवर जो भी आपकी पोस्ट होगी रिगार्डिंग योर मार्क, वो आप बन जाते हो। तो मीडियम का इफेक्ट यहां पर आप देखो, अगर अपर लेवल पर तो आपका पड़ता है। डिप्लोमा में जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होते हैं, तो अगर आप हिंदी मीडियम से भी हो तो आपको कंटेंट समझ में आना चाहिए। हमारी जो क्लास होती है वो बाइलिंगुअल होती है, यानी ए और अ, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी क्लासेस होती हैं। पैरेलल मैं हिंदी में पढ़ाता हूं, फोर्स तो मैं पढ़ाता हूं बल, टॉर्क तो बला गुण। तो बेसिकली जो जो हमारे कंटेंट हैं, जो जो हमारे पॉइंट्स हैं, वो हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलते हैं। तो अगर डिप्लोमा लेवल पर बात किया जाए, जेई के लेवल पर, तो लैंग्वेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने देखा है कि जेई वही बच्चे बनते हैं ज्यादा जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ करके डिप्लोमा करते हैं। मैक्सिमम बच्चों को मैंने ये देखा है जो हिंदी मीडियम के हैं और जिन्होंने जेई का एग्जाम निकाल लिया है, चाहे सिविल इंजीनियरिंग की आप बात कर लीजिए, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लीजिए। क्योंकि डिप्लोमा में सर ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंग्लिश जानना ही जानना है, नहीं, अगर आप हिंदी भी जान रहे हो तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आता है, तो आपके लिए लैंग्वेज का यहां पर कोई मेन रोल नहीं होता है। हाँ, अगर बड़े लेवल पर बात करेंगे तो इंग्लिश मीडियम को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, वो बड़े लेवल पर है। लेकिन डिप्लोमा में अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो फिर वहां पर आपका लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं, इंग्लिश माध्यम से हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा अगर आप मेहनत करेंगे तो। तो सर एक क्वेश्चन है, ये काफी जेन्युइन क्वेश्चन है और हर एक बच्चों का प्रॉब्लम हो, टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो। सर एग्जाम टाइम, प्रिपरेशन टाइम, सोशल मीडिया से डिस्ट्रक्शन के लिए बचने के लिए क्या किया जाए? क्या ऐसा चीज है जो किया जाए जिससे बच जा सकता है? और आपको पता है कि सोशल मीडिया की वजह से ही पढ़ाई का लेवल काफी, एजुकेशन का लेवल काफी हाई हो चुका है, तो उस चीज को देखते हुए आपके अकॉर्डिंग 2-3 पॉइंट बताए जिसकी वजह से बच्चे इस चीज को ध्यान दें। हाँ, मैं बताना चाहूंगा। देखिए, आजकल जो है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा रोल है। सोशल मीडिया को 2 तरीके से मैं देखता हूं यहाँ पर। एक तो सोशल मीडिया सही भी है और एक सोशल मीडिया गलत भी है, तो इट विल डिपेंड ऑन योर यूज। अगर मैं देखूं पढ़ाई के माध्यम से, पढ़ाई के वे ऑफ, पढ़ाई के तरीके से, तो पढ़ाई के तरीके से जो सोशल मीडिया आजकल बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं उसका बेनिफिट उठा रहे हैं सोशल मीडिया का। तो मैं 2-3 पॉइंट यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से सोशल मीडिया जो है वो आपके लिए सबसे बेहतरीन साबित होने वाला है। देखिए क्या है कि पहले क्या होता था, अभी भी है, कि आप ऑफलाइन बैचेस में जाते हो, आप फीस देते हो हाई फाई, बहुत अच्छी खासी आप फीस देते हो और आप पढ़ने जाते हो, फिर आपके बैचेस चलते हैं, आप पार्टिकुलर टाइम में आपको जाके पढ़ना होता है। अच्छा, एक दिन आप एब्सेंट हो गए तो आपका लेक्चर छूट गया। अब आप देखो YouTube पर जब लेक्चर्स आ गए तो अब आपकी क्लासेस जो है वो YouTube पर आ गई, कॉम्पैक्ट हो गया। अब आपको जाना नहीं है। आप अगर मान लो प्रयागराज में जाकर के तैयारी कर रहे हो तो आपकी कोचिंग की फीस अलग, रहने का हर महीने में 4-5 हजार रुपए, रूम रेंट लेकर के, खाने पीने का, ये आपका खर्च आपका लगता है। जो खर्च आपका बच जाता है आप अपने घर से तैयारी कर पाते हो ऑनलाइन मोड में। तो ये एक सबसे पहला जो बेनिफिशियल पॉइंट है सोशल मीडिया होने से ये है कि आपको घर बैठे आप तक कंटेंट डिलीवर्ड हो जा रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो यूट्यूब से अब आप कहीं पर भी, आप अपने खेत में भी बैठे हो, इंटरनेट अगर आ रहा है तो आप उस क्लास को ले पा रहे हो, आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर पा रहे हो, आपका पैसा कम लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैक्सिमम कंटेंट मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि इसमें आपके समय की बचत होती है, पैसे की बचत होती है और आपका
एक चीज और है कि बच्चों का डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि आप यूट्यूब पर लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपका माइंड घुमा, आप इंस्टाग्राम की रील्स देखने लगे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स आप देखने लगे, जो शॉर्ट्स वीडियो है उसको स्क्रॉल करते गए, हाँ स्क्रॉल करते गए। तो ये चीजें तब आती हैं जब हम अपने माइंड, अपने एक्चुअल टारगेट से भटक जाते हैं। यानी कि उस टाइम पर हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। अगर मेरे बैकअप माइंड में ये रहे कि मुझे ये करना है, मुझे किस लिए मैं यहां पर आया हूं, किस लिए मैं पढ़ रहा हूं, किस लिए मैं इंजीनियर सोशियन एकेडमी का बैच लिया हूं, किस लिए मैं लेक्चर्स को ले रहा हूं, तो किस लिए का मतलब बैकअप माइंड में एक रहे कि हाँ भाई नहीं, मुझे तैयारी करनी है और मुझे इस एग्जाम को किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में इस एग्जाम को मुझे क्वालिफाई करना है। अगर आपके बैकअप माइंड में ये बात है तो फिर आप श्योर है 100% कि आप अपने एग्जाम को निकाल पाओगे। और मुझे नहीं लगता है कि आप शॉर्ट्स या फिर रील्स देखने जाओगे, क्योंकि आप उस टाइम पर भी यही महसूस करते हैं कि भाई देखो ये तो अपना पैसा कमा रहे हैं, ये तो अपना काम कर रहे हैं, ये तो अपना बिजनेस कर रहे हैं। क्या इंस्टाग्राम पे जो नाचती हैं, क्या इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे जो लोग नाचते हैं, जो लोग गाते हैं, जो लोग एक्टिंग करते हैं, वो किस लिए करते हैं? आप खुद सोचो। आप उनके एक्टिंग को देख रहे हो लेकिन उनको पैसे मिल रहे हैं उसके, आपको क्या मिला? आपका फ्यूचर वहां पर बर्बाद हो रहा है, आप अपना टाइम वहां पर वेस्ट कर दिए। आपका जो कीमती समय था, बहुमूल्य समय था, जिस टाइम पर आप रील्स देख रहे थे उस टाइम पर जो कंपटीटर्स था वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था। सोचो कंपटीशन का लेवल कितना आगे निकल गया। तुम 10 सेकंड का रील देखे, वो 10 सेकंड में 2 क्वेश्चन पढ़ लिया, तो वो बंदा तुमको 2 क्वेश्चन तुमसे आगे निकल गया। चाहे तुम अब कितना हो मेहनत कर लो, वो बंदा तुमसे 2 क्वेश्चन आगे ही रहेगा। अब वहां पर ही आपका लैगिंग हो जाता है, अब आप लैग कर जाते हो अपने सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस बात को सोचना होगा कि 1 सेकंड अगर आप अपना बर्बाद करो तो याद रखना 1 सेकंड में कोई ना कोई पढ़ रहा होगा कहीं ना कहीं देश के किसी कोने में। याद रखिएगा, अगर जिस दिन ये बात आपके दिमाग में आ गई तो आप अपना, हाँ माइंड मैप आपका क्लियर होना चाहिए। अगर ये बात आ गई तो आप कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आप एक जेन्युइन तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि सर आपका भी कोचिंग है और काफ़ी छोटा कोचिंग है और आपसे बड़े बड़े भी कोचिंग आपके फील्ड में है, तो कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि आपके कोचिंग और उन लोग कोचिंग में मेन डिफरेंस क्या है कि जो आपसे इतना कंपटीशन है? क्योंकि हमने देखा है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और काफ़ी जो अभी लखनऊ में जो धरना चल रहा था वहाँ पे मैक्सिमम कोचिंग वाले कोई नहीं गए थे, तो वहाँ सर आप कुछ ज़्यादा हाईलाइट भी हो गए थे कि सर जेन्युइन है, जेन्युइन कंटेंट भी देते हैं और कंटेंट के साथ साथ जेन्युइन प्रॉब्लम होता है तो उसको भी देखते हैं। तो इस चीज़ का सर मेन डिफरेंस क्या होगा आपके कोचिंग और अदर कोचिंग में? देखिए, हमारी कोचिंग में और अदर कोचिंग में मैं एक लाइन में पहले बताना चाहूंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हम जो है वो बच्चों के लिए पढ़ाते हैं और बच्चों के लिए समर्पित हैं, एक तरीके से पढ़ाते ही नहीं है, समर्पित हैं। और बाकी जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बच्चे अच्छे से जानते होंगे, वो बच्चों को यूज करके और अपना बिजनेस चला रहे हैं। 8,000 करोड़ की कंपनी, 20,000 करोड़ की कंपनी, 5,000 करोड़ की कंपनी, 4,000 करोड़ की कंपनी। ये 4,000 करोड़ की कंपनी, ये 2,000 करोड़ की कंपनी, ये 8,000 करोड़ की कंपनी किसने बनाया है? बच्चों ने बनाया है। तो बच्चे उनको बनाया है और वो, अब मुझे नहीं लगता है कि वो टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बच्चों के साथ वो जुड़ना चाहते हैं, वो बड़े बड़े कंपनी वाले, तो सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो अब ये देखते हैं कि इन बच्चों को, बच्चे नहीं है ये हमारे क्या है कि एक बिजनेस के मेंबर्स हैं, बिजनेस के सदस्य हैं, इनको एज अ बिजनेस ट्रीट करना है। एज द सेम वे हम बहुत छोटे लोग हैं, तो हमने ये देखा कि पीसीएल की वैकेंसीज नहीं आ रही है। कंटेंट के बारे में मैं अभी बात करता हूं, पीसीएल की वैकेंसीज नहीं आ रही है, लगभग 2 साल से ज्यादा हो गया सर। और हर साल यूपी पीसीएल वैकेंसीज निकालता था, किसी भी टीचर्स को कोई सुध नहीं थी। हाँ, ईडी ऑनलाइन क्लासेस के रमन सर को मैंने इन्फॉर्म किया, हमारे जानने में जो भी थे, तो रमन सर अपने तरफ से आलोक सर को भेजे थे, आलोक सर गए भी थे हमारे साथ में। लेकिन मैं वहां पर अकेले 7 दिन रहा और 7 दिन रहने के बाद जो भी लीगल अथॉरिटीज थी, शिक्षा मंत्री से मिलना, मुख्यमंत्री से मिलना, प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलना, मतलब कोई भी ऐसा विभाग नहीं था जहां मैं नहीं गया। सेवा आयोग, शक्ति भवन, चेयरमैन के साथ और मुख्य सचिव से भी वार्ता हुई मेरी, सबसे हुई। तो ये सब चीजें मैं किस लिए किया? क्योंकि मैं एज अ फैमिली मेंबर, एज अ फैमिली पार्ट में मानता हूं ये जो हमारे बच्चे हैं, इन सभी बच्चों को मैं ये नहीं मानता हूं कि ये भाई भाड़ में जाए, यूपीपीसीएल की भर्ती आए या ना आए। मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया और मैंने सब लोग देखा भी, कोशिश किया कि एक शॉर्ट नोटिस ही जारी हो जाए। और मुझे इस बात का दुख है कि भारत का कोई भी ऐसा टीचर नहीं था जेन्युइन जो बड़े बड़े कंपनीज को चला रहे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। अगर उनमें से 2-3 टीचर ही चले गए होते तो एक शॉर्ट नोटिस जरूर से जारी हो गई होती। मेरा जो कर्म था, मेरा एज अ
टीचर एज अ गुरु, मेरे गुरु ने जो मुझे शिक्षा दी है उन्होंने यही बताई है कि अगर तुम टीचर बन रहे हो, अगर तुम एक टीचर हो, एक शिक्षक हो, एक गुरु हो, तो एक छात्र को अंधकार से लेकर प्रकाश की तरफ ले जाना तुम्हारा कर्तव्य होता है। तो अगर कहीं भी छात्र लैग करता है, कहीं भी स्टूडेंट पीछे जाता है, तो मेरा ये परम कर्तव्य है कि मैं उसको उठा करके उसको प्रकाशवान की तरफ ले जाऊं। दूसरी बात है कि भारत में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, हम एक छोटे लोग हैं, आप हमको क्यों सेलेक्ट करोगे? तो देखो सीधी सी बात यह है, इंजीनियर्स ओशियन एकेडमी के पास कुछ नहीं है देने के बजाय एक कंटेंट। मेरे पास कंटेंट जो है वो बेहतरीन है। आजकल आपको पता है कि पेपर का पैटर्न बहुत ज्यादा बदल रहा है, तो बदलते हुए पेपर पैटर्न के हिसाब से जो नए कंटेंट है, मैं आपको यहां पर चैलेंज लेता हूं इस यूट्यूब पर कि आप जाकर के कहीं भी देख लीजिए, जिस टाइप का कंटेंट मैंने यूट्यूब पर दिया उस टाइप का कंटेंट कोई पेड बैच में भी नहीं देगा। बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने पिछले 1 सालों में यूपीपीसीएल, क्योंकि मैं टारगेट कराता हूं सर यूपीपीसीएल के लिए। यूपीपीसीएल भारत का एकमात्र ऐसा एग्जाम है, अगर जो बच्चा उसकी तैयारी ढंग से कर लिया तो शायद ही कोई भारत का ऐसा एग्जाम हो जेईई एईटी का जो उसका एग्जाम मतलब कि न निकल पाए। सारा एग्जाम उसका निकल जाएगा, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है कि जो एग्जाम उसका क्वालिफाई ना हो पाए, सारे एग्जाम्स उसके क्वालिफाई हो जाएंगे। तो यूपीपीसीएल को आपको टारगेट करना होगा, और हमें इसलिए आप सेलेक्ट करिए ताकि नए कंटेंट पुराने जो सब्जेक्ट हैं उसमें भी नए कंटेंट जो बना करके लाया जाता है, उसके लिए मैं यहां पर काम करता हूं दिन रात। तो सर जैसा कि गवर्नमेंट का, चाहे सर वैकेंसी के बारे में कुछ बात कर लिया जाए कि वैकेंसी तो एक आती नहीं है, और आती है तो 4-5 साल बाद वैकेंसी आती है, फिर उसके बाद सर वैकेंसी आने के बाद से पेपर वायरल होना, पेपर लीक होना, ये कहाँ तक सही है? और इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो बताइए। देखिए, इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से फ्रीज हो चुके हैं, जम चुके हैं, और उन एम्प्लॉइज को बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। मैंने जहां तक देखा है, बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो या कुछ भी हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि विभागीय जो पेपर थे, डिपार्टमेंटल पेपर, वो कभी आउट नहीं होते हैं, वो कभी लीक नहीं होते हैं। जैसे आरओ का आपने पेपर देखा, ये डिपार्टमेंटल पेपर है। अगर आपसे कोई कहे कि आईएएस का पेपर लीक हो गया, तो आप उस बात को भरोसा मानोगे? उसके बात पर विश्वास मानोगे कभी? आपसे कोई कहे कि पीसीएस का पेपर लीक हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या बोलते हैं, यूपीएससी का, संघ लोक सेवा आयोग, आपसे कोई बोले कि भाई यूपी ट्रिपल का पेपर लीक हो गया, तो ये आयोग है। आयोग का मतलब होता है कि बच्चों का एक ट्रस्ट, कि भाई ये डिपार्टमेंट है, ये एक आयोग है, इसका पेपर लीक नहीं हो सकता। तो अगर आयोग के पेपर लीक हो रहे हैं, तो मेरा मानना है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था और भारत की जो सरकार है मौजूदा, वो सबसे भ्रष्ट है। मैं यहां पर ओपनली बोलना चाहता हूं, उसमें पूरी की पूरी लीकेज है, वो उसका शासन प्रशासन कुछ भी नहीं है, और मतलब कुल तरीके से चौपट है। ये जो पेपर है यूपी पुलिस का, क्योंकि बच्चा तैयारी करता है पता नहीं कितने सालों से। अब आप ये सोचो कि 5 साल के बाद यूपी पुलिस की भर्ती आई थी, 60,244 पदों पर भर्ती आती है। बच्चा ये सोचता है, एक तो 5 साल के बाद आप भर्ती दे रहे हो, 25 साल आप उम्र रखते हो। अब 5 साल के बाद अगर जो बच्चा 20 साल का है, अगर 5 साल बाद भर्ती आती है, 5 साल के बाद 6 साल में, तो बच्चा तो ओवर एज हो गया, वो तो फॉर्म ही नहीं डाल पाएगा 20 साल का बच्चा। और ऊपर से जब भर्ती आती है तो उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। उस बच्चे के जो गार्जियन होते हैं ना, जो माँ बाप होते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि भाई पेपर लीक हुआ है कि नहीं। वो तो ये सोचते हैं कि वर्दी लगी कि नहीं लगी, पेपर निकला कि नहीं निकला। तो गांव के जो माँ बाप होते हैं उनको समझा नहीं पाते हैं हम कि पेपर लीक हुआ कि नहीं, बच्चे समझा नहीं पाते हैं। शासन प्रशासन की ये बहुत बड़ी लापरवाही है। पेपर जो लीक होना ये मामूली बात नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सर कि जो लोग भी पेपर लीक करते हैं वो कहीं ना कहीं मिले हुए ही हैं, और इन लोगों को एक ठोस कानून बना करके एक इतनी बड़ी सजा देनी चाहिए कि जो इनकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जनरेशंस हैं, उनको एक सबक मिले कि हाँ, पेपर लीक होने की क्या क्या दंड थे और क्या क्या सजाएं मिली। तो मैं अपने मौजूदा सरकार से ये कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि पेपर लीक ना हो। पेपर जो अभी तक हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए था कि यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, आरओ का आपका पेपर लीक हो गया, जो कि विभागीय डिपार्टमेंटल पेपर होते हैं। बहुत ही शर्म की बात है। और बच्चे जो तैयारी करने वाले होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनका कहीं ना कहीं समय बर्बाद होता है, उनका कहीं ना कहीं टाइम, समय, एज, सब कुछ बर्बाद होता है। बच्चे अपनी जवानी को त्याग करके इलाहाबाद, पटना, दिल्ली, न जाने ऐसी कितनी शहर हैं जहां वो तैयारी
होंगे या फिर कर रहे होंगे। तो सरकार की इसमें कहीं ना कहीं नाकामी है। सरकार इस पर त्वरित कार्यवाही करे, एक अलग से टीम बनाए, अलग से जांच की टीम बनाए, जांच की समिति बनाए, और जितने भी लोग वहां पर पुराने पुराने हैं उन लोगों को मॉडिफाइड करे। क्योंकि देखिए मॉडिफिकेशन का समय आ चुका है, जब एग्जाम मॉडिफाइड हो रहा है तो लोगों को भी मॉडिफाइड। हाँ, अब पढ़े लिखे लोग आयोग में रहें, वो पढ़े लिखे बच्चों की बातों को समझें, सरकार पढ़े लिखे बच्चों की बातों को समझे, शिक्षा मंत्री जी खुद इस बात को समझें, एक्शन लें। तो ये सारी चीजें होती हैं जिस पर सरकार को काम करने की आवश्यकता है, और सरकार जो चाहे वो कर सकती है, क्योंकि सारी चीजें, पूरी पावर जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो पेपर जो लीक होने की बात है, वो मुझे लगता है कि प्रदेश और देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसा होना नहीं चाहिए। युवाओं के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और आगे से ऐसी कोई समस्या ना हो, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो सर बीते हुए कुछ दिनों में आपने जैसे बहुत से पेपर लीक हुआ, यूपीपी, आरओ, हर एक पेपर, बहुत से पेपर लीक हुआ, और सर इस लीक में आपको एक न्यूज़ बहुत तेजी से वायरल होते हुए देखा होगा, कुछ बच्चे बहुत तेजी से सुसाइड कर रहे हैं। तो उनको क्या आप मतलब क्या ये चीज़ सही है? क्या सुसाइड करना सही मतलब एक रास्ता होता है, या फिर गवर्नमेंट मतलब इस चीज़ से जब मान लीजिए पेपर लीक ही हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि सुसाइड करना ही सिर्फ एक ऑप्शन हो गया, तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए और उस चीज़ को कैसे कम किया जाए? देखिए ये सबसे गलत है, सुसाइड करना, ये जो वर्ड है वही सबसे गलत है। एज अ टीचर मैं यही सजेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि देखिए श्री रामचरितमानस में एक बहुत ही सुंदर लाइन है, उसको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जब भगवान राम अयोध्या लौट करके आए थे 14 वर्ष के वनवास के बाद, तो अयोध्या वासियों को उन्होंने अपने दरबार में बुलाया, और बुलाने के बाद उन्होंने यही बोला कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संत ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाये जय परलोक सवारा। उन्होंने ये बोला कि ये जो मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, मनुष्य का शरीर का मतलब नर और नारी दोनों, यानी मनुष्य, स्त्री और पुरुष दोनों की बातें हो रही हैं मनुष्य में। ये मनुष्य का जो शरीर मिला हुआ है वो मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, और ये बार बार नहीं मिलता है, सिर्फ एक बार मिलता है, वो भी भगवान की जब कृपा होती है तो एक बार मिलता है। जो देवता हैं वो भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए हमेशा ललायित रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। वो चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे एक बार मनुष्य का शरीर मिल जाए। 84 लाख योनि तय करके मुश्किलों को, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। तो मुझे लगता है कि 84 लाख ऐसी योनियां जिसमें भटकना पड़ता है, तो एक बार मनुष्य का शरीर मिलता है। अगर आपको ये शरीर मिला है तो उस शरीर का सही यूटिलाइजेशन करिए। आपका पेपर नहीं निकल रहा है तो तुम्हारे पास नॉलेज है ना। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिनका एग्जाम नहीं निकला, वो टीचर्स बन गए। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो यू कैन टीच। अब जैसे तुम ये बताओ कि आप अगर पढ़ रहे हो तो आप पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप तैयारी जब कर रहे हो तो तैयारी करने के साथ साथ, हाँ अभी मैं कुछ देर में करता हूं आपको कॉल। तो तैयारी के साथ साथ आपका क्या है कि आप ये भी समझ लेते हो तैयारी के साथ साथ कि आपका भैया उस लेवल पर आप बाहर निकल गए तैयारी के साथ। जैसे मान लो कि तुम इंटर पास कर लिए, मान लो इंटर फेल हो गए, इंटर का पेपर दिए तुम फेल हो गए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो तुम इंटर फेल हुए हो, हाई स्कूल तो पास हो ना, तो हाई स्कूल तक के बच्चों को तो तुम पढ़ा सकते हो, हाई स्कूल तो पास हो आप। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, दिस इज स्टार्टिंग ऑफ लाइफ। अगर आप सुसाइड करने की बात सोच रहे हो तो फिर यह बहुत ही दुर्भाग्य है आपके लिए। आपसे बड़ा कार कोई है ही नहीं। मैंने देखा कोटा में भी बहुत से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, मेरे पैर के नीचे इलाहाबाद में बहुत से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कोटा में बहुत से बच्चे। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है आपके लिए। आपको ये कदम कभी सोचना भी नहीं चाहिए, उठाने की तो बात बहुत दूर की है, कभी इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। आपके पास जीवन है, भगवान ने हाथ पैर दिया है ना, सब कुछ सही सलामत, उसको देखो। जिसके हाथ पैर भी नहीं है जीवन जी रहा है वो। देखा है तुमने रोड के किनारे कभी हाथ पैर नहीं होता? स्टेशन पर देखते हो जो बेगर्स होते हैं, भीख वगैरह मांगते हैं, उनके पास हाथ पैर नहीं होता है लेकिन अपना जीवन जी रहे हैं। वो क्यों नहीं सोचते कि भगवान जिंदगी हमारी बर्बाद हो गई है? तुम देखो यूट्यूब पर, तुम लोग देखो, पढ़े लिखे हो, जेन्युइन हो, यूट्यूब पर जाकर के देखो कि जिनके पास दोनों हाथ पैर नहीं है, मैंने रील्स में को देखा था, अभी आपने देखा, उसके दोनों हाथ पैर नहीं है, रील्स बना रहा है यूट्यूब पर, खुश है अपने जीवन से। आपके पास भगवान ने सब कुछ दिया है यार, हाथ पैर दिया है, दिमाग दिया है, सोचने की शक्ति दिया है, समझने की। आप ग्रेजुएट हो, आप डिप्लोमा हो, आपके पास इतनी अच्छी शिक्षा है, आपके घर वालों ने इतना अच्छा पढ़ाया, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, माहौल आपको मिला है, इतनी अच्छी शिक्षा मिली है, और आप इस कदम को जब उठाते हो तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य होगा। तो इस लाइन को आप मत अपनाओ,
इससे अच्छी लाइन ये है कि हाँ पढ़े। अरे अंत में क्या होगा, ओवर एज हो जाओगे, नौकरी नहीं मिलेगी, यही तो होगा ना। अरे पढ़ाना स्टार्ट कर दो, कहीं नहीं मिलता तो तुम हमारे यहाँ आओ, हमारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाना स्टार्ट कर दो। तुम्हारे पास एक्सपीरियंसेस है, तो तुम जो छोटे बच्चे हैं जो निकल रहे हैं अभी पढ़ करके, जो ग्रेजुएट करके अभी तैयारी करने जा रहे हैं, तो उनको तो आप पढ़ा सकते हो। आपके पास एक्सपीरियंसेस है, आपने पेपर दिए हैं, भले ही फेल्योर हुए हो, तो जो फेल्योरिटी होती है ना, वो भी अपना एक एक्सपीरियंस होता है। बात याद रखना, उसी एक्सपीरियंस को आप अपना मोहरा बनाकर दूसरों को दे सकते हो सकता है कि जो आप फेल्योर किए दूसरों को बता दे, वो काम ना करे, उस फेल्योरिटी से वो बच जाए और सक्सेस हो जाए यार। तो आप दूसरों के जीवन को बनाना स्टार्ट करिए, उसमें अर्निंग भी आपकी अच्छी खासी होगी, आपकी पॉपुलैरिटीज भी होगी, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, सारी चीजें हैं। लेकिन ये रास्ता जो है वो बहुत ही गलत है। मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूं, आप चाहे कहीं भी तैयारी करना चाहते हो, मेरे इस सेशन से अगर किसी को कोई भी अगर क्या बोलते हैं कि मोटिवेशन मिल जाता है, और वो मोटिवेशन मिलने के बावजूद बाद वो क्या करता है कि एक तरीके से अपनी लाइफ को सिक्योर कर पाता है, अपने लाइफ को अच्छा कर पाता है, तो मेरा मानना होगा कि मेरा ये जो सेशन है वो सार्थक हुआ, मेरा ये सेशन जो है वो सफल हुआ। मुझसे प्रॉमिस करो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आज के बाद कभी भी इस तरीके की बात नहीं सोचोगे जब तक निखिल सर हैं, या हम नहीं भी रहे इन फ्यूचर, जब तक हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हम है नहीं होता है तो हमसे बात करो, जुगाड़ किया जाएगा। हर एक चीज, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है लाइफ में। बिल्कुल आराम से आप अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हो, यापन कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। इस रास्ते को कभी भी आपको अपनाना नहीं है आज के बाद। तो आप लोग तो बहुत किस्मत वाले हैं कि आप लोग यहाँ इलाहाबाद, पटना, दिल्ली आके तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद से ये कदम उठा रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि सपोज आपने टेक्निकल में सर बहुत अच्छा किया है, तो नॉन टेक्निकल के लिए सर जो हम लोग मुहिम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में सर कुछ बता दीजिए बच्चों को, जो कि नॉन टेक्निकल वाले बच्चे काफी हैं, तो भी इस चीज को जान जाए। देखिए टेक्निकल में हमने बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छे सिलेक्शंस भी दिए हैं। अभी जो हम लोगों की एक नई मुहिम स्टार्ट हुई है, रोजगार फॉर यूथ, आलिग्जाम पाठशाला रोजगार फॉर यूथ बहुत अच्छा करता हुआ चला आ रहा है। और अब स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं नॉन टेक्निकल में भी, क्योंकि मेरी जो कॉमन सब्जेक्ट है वो रीजनिंग, और वो हमारी जो रीजनिंग थी वो तो मेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थी। मेरी जो मेन कॉमन सब्जेक्ट है वो हमारी जीके जीएस और हिंदी है। सर पढ़ाते हैं मैथ्स और रीजनिंग, आप लोगों ने देखा ही होगा, आलिग्जाम पाठशाला पर इनकी क्लासेस होती। तो बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने ये सोचा है दोनों ने कि जैसे मान लो कि ये मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और मैं जीके जीएस और हिंदी पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि यूपी पुलिस में हिंदी भी आपका पूछा जाता है और मेन 3 सब्जेक्ट तो आपकी पूछी जाती हैं, करंट अफेयर, जीके जीएस और रीजनिंग और मैथ्स, ये सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों कि आप जो है इस प्लेटफॉर्म से एक बार जुड़िए। हम लोग अब नया स्टार्ट कर रहे हैं, नई जेन्युइन तरीके से नए कंटेंट के साथ हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग जुड़िए और जुड़ करके थोड़ा सा इसका लाभ उठाइए, क्योंकि जो पेड बैच में दिया जाता है उससे भी बेहतरीन कंटेंट इस पर दिया जा रहा है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा रोजगार फॉर यूथ को, ऑल एग्जाम पाठशाला पर ये वीडियो है ही, और बाकी इंजीनियर एसोसिएशन एकेडमी पर भी आप इस वीडियो को लेटर देख पाएंगे प्रीमियर में। जुड़ने के लिए आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी लाइफ को आगे की तरफ बढ़ाइए। हम लोगों से जितना हो सकेगा अपने आप को हम लोग बलिदान करके 100% से भी ज्यादा आपको देने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। देखिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं इतना आपसे कह सकता हूं कि जो भी कंटेंट मेरे पास होगा, जो भी कंटेंट हम लोग आपको देंगे, उस कंटेंट से आपका सिलेक्शन एटलीस्ट जरूर हो जाएगा। ये मेरी दुआ है, बेस्ट विशेस है, ब्लेसिंग्स हैं, चाहे आप इसको कुछ भी मानिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद सर इसको हम लोग वाइंड अप करेंगे। सर जैसे मान चलिए कि बहुत से बच्चे तैयारी कर चुके हैं, लेकिन उनका एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि हमने प्रिपरेशन सिलेबस सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, बट क्या जब वो मॉक दे रहे हैं तो उनका एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो रहा, तो किस पॉइंट को लोग ध्यान दें? बाकी उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हर एक चीज कंप्लीट होगा, अच्छे से उन्होंने प्रिपरेशन भी कर लिया है, बट एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो रहा, टेस्ट में मॉक में बहुत नंबर कम आ रहा है, तो उनको किन किन पॉइंट को ध्यान देना पड़ेगा कि वो अच्छे से अपना नंबर को अच्छे एक्यूरेसी मेंटेन करें? देखिए सबसे बड़ी चीज होती है आपके एग्जामिनेशन में एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी जैसे ही आपकी मेंटेन हो जाएगी, आपका सिलेक्शन धीरे धीरे होने का चांस बढ़ जाता है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस कंप्लीट के साथ साथ पहली गलती हम लोग ये करते हैं कि हम सिलेबस कंप्लीट के पीछे भागते हैं। सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो एक सिलेबस कंप्लीट होता है, दूसरा जब स्टार्ट करते हैं तो पहला वाला भूल जाता है। तो मुझे ये करना है, एज अ टीचर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे एक टॉपिक आपने पढ़ा तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का कंप्लीट आप मॉक दे लो। जैसे आपने मैथ्स में मान लो कि चैप्टर पढ़ा अलजेब्रा, आपने अलजेब्रा पूरा पढ़ गए, तो अलजेब्रा आपने पढ़ा तो अलजेब्रे का आप पर्टिकुलर मॉक टेस्ट आप दे लीजिए उसी के अगले दिन, जिस दिन आपका वो सिलेबस खत्म होता है। मॉक टेस्ट आपने दिया, देखो मॉक टेस्ट, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देने से एक्यूरेसी बढ़ती है। अब एक मॉक टेस्ट दिया, तुमने ये सोचा यार 100 नंबर का पेपर था, मेरा तो 20 नंबर आ गया, मैं तो गधा हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो पागल हूं, मैं बेवकूफ हूं, मैं स्टूपिड हूं, अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक मॉक दियो ना, कम से कम 100 मॉक आपको देना है। कितना देना भाई? 100 मॉक।
अगर नहीं 100 मॉक दे पा रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट 20 से ज्यादा मॉक आपको देके जाना है पेपर में। देखो मेरा यकीन मानो, तुम एक मॉक दोगे तुम्हारे नंबर कम आएंगे, 2 मॉक दोगे पहले वाले से हो सकता है कम आ जाए, तीसरा मॉक दोगे हो सकता है बढ़ जाए, चौथा पांचवा छठा ऐसे करते 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 जब 8-10 होगा ही होगा। मॉक दोगे ना तो तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा तो एक्यूरेसी बढ़ेगी। एक चीज याद रखना, मॉक में हो सकता है कि सारे क्वेश्चन सही ना हो, कुछ क्वेश्चन सही हो, कुछ क्वेश्चन गलत हो, तो जो क्वेश्चन सही हैं वो तो तुमको आते हैं, मॉक के जो गलत क्वेश्चन हैं उनको तुम उठाओ और उन पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। जितने भी मॉक दो तुम, 50-60 जितने भी तुम दे सकते हो, मैं कहूंगा 100 मॉक अगर तुम दे पा रहे हो किसी भी पेपर के लिए, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एसआई कांस्टेबल, आप तैयारी कर रहे हो आरपीएफ की, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप 100 मॉक दे पा रहे हो किसी भी पर्टिकुलर पेपर का, तो आपको दुनिया में कोई भी ऐसा एग्जाम ना हो जिस एग्जाम को आप क्वालिफाई ना कर पाओ। एक्यूरेसी को मेंटेन करते हो और अपने दिल दिमाग आत्मा से आपको देना है। घर पे नहीं दे पा रहे हो, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जाओ, मॉक दो, स्टार्ट करो, सारी चीजें, वाईफाई वहां पर मिल ही रही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई कि आप नंबर ऑफ मॉक्स जब दोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और जब एक्यूरेसी बढ़ेगी तो आप सिलेक्शन के टेंस टू बढ़ेंगे और आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। तो एक मॉक दे करके आप डिप्रेस हो जाते हो कि यार मुझे कुछ नहीं आ रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और मॉक दो, दूसरा मॉक दो, तीसरा दो, चौथा दो, ये तो एक टेस्ट है ना, जितनी गलतियां करनी है उतनी टेस्ट में करो, प्रैक्टिस में करो, फाइनल में गलती नहीं होनी चाहिए। याद रखना, जितनी गलतियां करनी है वो टेस्ट में दो, मॉक टेस्ट में दो, प्रैक्टिस में दो, और वो पूरा का पूरा प्रैक्टिस करके तब जाकर के आपकी बातें उभर करके सामने आती हैं और आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, और एट लास्ट आप देखते हो कि आपका सिलेक्शन, बहुत आप सिलेक्शन से करीब हो और आपका सिलेक्शन हो भी जाता है। सर की बातों में कुछ बातें ऐड करना चाहता हूं कि देखिए, जब आप मॉक दे रहे हैं तो मॉक देने के बाद से उसको एनालिसिस भी करिए। एनालिसिस करने का फायदा आपका ये होता है, मैं फायदा बता दूं क्या फायदा होता है। अगर मान लीजिए आपने मॉक दिया, एनालिसिस करते हैं तो आपको वहां पे आपकी वीक पॉइंट समझ में आती है कि मेरा कौन सा चैप्टर कहां पे वीक है। क्या सर? बिल्कुल। हाँ, वहां पे आपको वीक पॉइंट समझ में आती है, और उस जो वीक पॉइंट समझ में आती है तो वहां से क्या है, आप जो नोट्स बनाए हैं, जिसका कंटेंट पढ़े हुए हैं, जो टॉपिक नोट्स बनाया है, चाहे जो बुक है, वहां पे जाकर उस चीज को रिवीजन करिए, और कोशिश ये करिए कि अगर उस टॉपिक से आपका नेक्स्ट मॉक में क्वेश्चन आता है तो वो गलत ना हो। तो इस तरीके से क्या, और थोड़ा सा पेशेंस रखे रहिए, 100% आपका जो मॉक है एक्यूरेसी मेंटेन होगा। इस चीज की हम आप गारंटी लेते हैं, जैसे सर बताया उस तरीके से आप लोग करते रहिए, आप लोग किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी मैंने आपके हर एक क्वेश्चन को लेने का प्रयास किया है। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट पॉइंट पर? बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग पढ़ते रहिए भाई, आपके उज्जवल भविष्य की कामना है। हमारे से जो भी हो सकता है मैं आपके लिए करूंगा। जो भी आपका डाउट्स हो, जो अदर क्वेश्चंस हो, आप कमेंट में बताइएगा, उसका जरूर से जवाब दिया जाएगा हमारे टेक्निकल टीम की तरफ से। और बेस्ट विशेज हैं, टेक्निकल में, नॉन टेक्निकल में, जहां भी आपको हेल्प चाहिए आप हेल्प ले सकते हो अच्छे तरीके से। हमारे क्लासेस में आप जुड़ करके अपने जीवन को सफल बनाइए, ये मैं कहूंगा। बेस्ट विशेज आपके साथ, मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है। ऑल द बेस्ट। तो बाकी अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो हम लोग कभी एक सेशन स्टार्ट किए वो किस तरीके का था। अगर इससे किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी हेल्पफुल मिलेगा तो जरूर कमेंट करेगा। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, किसी तरीके का प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट के माध्यम से ही आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो। बाकी हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। किसी भी स्टूडेंट को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज कमेंट करेगा। प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम लोग का सेशन कैसा रहा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। ऑल द बेस्ट।